चालू है। हाँ ठीक। देखिए बच्चों, आज की हमारी पहली क्लास मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए है, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है और ये क्लास पहली क्लास है। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर को समझेंगे। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है हमारा। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है? देखो, यहाँ इसकी परिभाषा दी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। अब यहाँ तक समझिए आप। इसमें कहा गया सबसे पहले तो भाज्य संख्या। भाज्य तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो प्लस का मतलब है दो से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या केवल दो ही संख्या, एक तो एक से और दूसरा स्वयं से ही विभाजित होती है। विभाजित का मतलब ये दो ही संख्याओं से कटती है, एक तो एक से कटेगी, दूसरी स्वयं से कटेगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या कोई भी है, समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। एक सेकंड, अभी फोन आ गया। हेलो। ठीक है। देखिए अब, हाँ, तो हम जो चर्चा कर रहे थे, एक तो भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। देखो, अब हम परिभाषा पे चलते हैं। इसने कहा कि अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक भाज्य संख्या मान लेते हैं कि हमने भाज्य संख्या ले ली 9 है। 9 एक भाज्य संख्या है। तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 3 गुणा 3। 3 अभाज्य संख्या है, तो हमने इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यही प्रमेय में कहा गया है। इसी प्रमेय में कहा गया है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या हम और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 20, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया ये। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इतनी सी ये प्रमेय है। ठीक है, अब हम इसके सवालों पर चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो अगला अगला प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 में ये हमारा पहला उदाहरण दिया गया है। उदाहरण नंबर ये फर्स्ट है। इस पे कहा गया, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। ये हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, कहा गया है इसमें कि 4 की घात n है और कहा गया कि n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती हैं, वो सभी की सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 या जो भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम n की मान 1 रख के देखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 1। 4 1 4 आएगा। 4 की घात हमने 2 रखा तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16 हो जाएगा। 4 की घात 3 करने पर कितना आएगा? ये 64 आ जाएगा। और 4 की घात हम 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसमें 64 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 256। कितना हो जाएगा? ये 256। तो हमने देखो 4 का मान ऐसे रखते जाएंगे। हम आगे भी चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हैं। इसमें हमें देखो कितने पे, ये 4 पे ख़त्म हुई, ये 6 पे ख़त्म हुई, ये 4 पर और ये 6 पर। तो यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। ये या तो 4 पे समाप्त होगी या 6 पे समाप्त होगी, या तो 4 पे होगी या 6 पे होगी। ठीक है, तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। दूसरा, इसको समझने का तरीका ये है कि जब कोई भी संख्या 0 पर ख़त्म होती है, जैसे 0 पर ख़त्म होने वाली संख्या क्या है? 20 है, 10 है,
30 है। हाँ, और भी संख्याएं हैं, हमने ये ले ली संख्याएं। तो 20 में हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5। और 10 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 5। और 30 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ये अभाज्य गुणनखंड होगा इसके। तो अब आप देखिए दोनों में कॉमन, इन सभी में कॉमन क्या चीज़ है कि 2 गुणा 5 आपको इसमें मिल रहा है, 2 गुणा 5 इसमें भी मिल रहा है, और 2 गुणा 5 इसमें भी है। तो जब भी कोई संख्या 0 पे ख़त्म होगी तो उसके गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों में आपको 2 और 5 जरूर उपस्थित मिलेंगे। ये फिक्स है। अगर कोई संख्या 0 पे ख़त्म हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 और 5 अवश्य मिलेंगे। तो ऐसे अगर हम 4 के गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 गुणा 2। तो यहाँ देखो 2 मौजूद है, 5 उपस्थित नहीं है इसमें। तो जब तक 5 उपस्थित नहीं होगा तो इसके कुछ भी पावर कर देंगे हम, ये कभी 0 पे ख़त्म समाप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि 4 की पावर n में हम n का कोई भी मान रखेंगे, लेकिन 4 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। सेम ऐसा ही सवाल आपका प्रश्नावली 1.1 में 5वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। ये यहाँ पूछा है कि 6 की पावर n, वहाँ क्या था, अभी हमने सीखा 4 की पावर n, 6 की पावर n। तो 6 की पावर n है, जब हम 6 के गुणनखंड करते हैं तो कितने आते हैं, 2 गुणा 3। 2 उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है, तो इसमें भी 0 पर ये समाप्त नहीं होगी। तो हम n का कोई भी मान रखें, n का कोई भी मान रखेंगे, लेकिन 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल थे, ज़्यादातर इन सवालों को क्लास में कराया नहीं जाता, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझने आ। देखो अब आपका उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से। अभाज्य गुणनखंडन विधि वही है कि हम इसके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। देखो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 6 और 20 का निकालना है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड अलग कर लो और 20 के अलग कर लेंगे। 6 के गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। 20 के गुणनखंड कर लो, 2 से कितना बार कटेगा, 10 बार। फिर ये 2 से काटेंगे कितने बार, 5 बार। अब 5 से काट देंगे 1 बार। देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3, और 20 के कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये संख्याएं 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 संख्याएं हो या 2 से अधिक संख्या हो, जितने भी आपको ये कॉमन दिख रहे होंगे गुणनखंड, केवल हमें उन्हीं को लेना है बस। जैसे इन दोनों में देखो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, केवल 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में का एचसीएफ कितना आएगा, 2। एचसीएफ में कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ जो बीच में सी आता है इसका फुल फॉर्म यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सी है उसका मतलब है कॉमन, तो कॉमन ही लेना है हमें बस। ठीक है, देखिए अब हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो हम एलसीएम देखते हैं। अब देखिए एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। जैसे इन दोनों ये जो कॉमन हो गए तो इनको एक ही बार लेंगे, दोनों में से किसी एक को लेंगे बस। अब जो बच गया जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 है आपका तो उसको ले लेंगे, 3 बचा हुआ था उसको लिखेंगे, और यहाँ 5 बचा है उसको भी लिख लेंगे। एलसीएम में कॉमन को एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं है उन सबको भी लेंगे। ठीक है, तो अब इनका गुणनखंड करते हैं। इनका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60। तो इनका गुणनफल कितना आ गया, 60। तो 60 क्या होगा, यही हमारा एलसीएम होगा। 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 6 और 20 का एचसीएफ निकला 2 और एलसीएम निकला 60। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लो आराम से, फिर नोट जैसे ही नोट हो जाए उसके बाद फिर वीडियो प्ले कर दो आप।
देखो उदाहरण 3 में फिर अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा हमें 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर उनका एलसीएम निकालना है। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम निकालना है। क्या दिया हुआ है, एक आपका 96 संख्या दी है और कितनी दी है आपको 404 दी है। 96 को हम सबसे पहले विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करेंगे इसको, कितना होगा ये हो जाता है 98 दूनी 96। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 24 दूनी 48, 2 से विभाजित फिर करेंगे 24 को, कितने आएंगे 12, और 12 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6, 2 से 6 को करेंगे 3 बार, और 3 से 3 होगा 1 बार। जैसे ही लास्ट में 1 मिल जाता है वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि 1 तो क्या होता है सभी संख्याओं का गुणनखंड है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 404 को हम के गुणनखंड करते हैं, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 202 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ये 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 101। अब 101 को चेक करना है कि ये किससे विभाजित होगी। 101 को हमें चेक करना है कि ये किससे विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं हम इसको। देखो जब हमें क्या करना होता है, जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ज़्यादातर हमें इन संख्याओं से चेक करना होता है कि क्या इन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित है क्या, क्योंकि ये सब के सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। हम चेक करते, देखो ये 2 से विभाजित है नहीं, 3 से है नहीं, क्योंकि 1 और 1 2 ही हो रहे हैं। 5 से कटेगी नहीं, 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। 7 से देखते हैं हम, 7 एकम 7, कितने बचे 3 बचे 31 हो गए, 7 से कटेंगे नहीं। 11 से हम काट के देखेंगे तो ये 11 से भी नहीं विभाजित है। 13 से देंगे इसको विभाजित करके, 13 7 91, 13 टे 104, 13 से विभाजित नहीं है ये 17 से देखेंगे इसको तो 17 102 होता है, 17 चेक 102 तो 17 से नहीं है ये। 19 से करेंगे, 19 पंचे 95, 19 से 6 बार करेंगे 114, ये 19 से भी नहीं है। तो ये जब किसी भी संख्या से नहीं है तो ये स्वयं से ही विभाजित होगी, ये अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 96 को हम किस तरह से लिखें, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसको कितना है अपना 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और गुणा में है 3, 32 दिया, 96 हो गए। इसके बाद 404, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 101 गुणा 101। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ ने अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि हमें केवल कॉमन गुणनखंड लेने हैं। कॉमन क्या है, देखो यहाँ से ये 2 कॉमन हो गया तो 2 लिख लिया। इसके बाद 1 2 का और जोड़ा बन गया तो एक बार 2 और लिख देंगे हम। अब ऊपर या नीचे कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा तो एचसीएफ कितना होगा, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, ये 4। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो आप देखिए यहाँ से कि जो कॉमन थे उनको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ लिख लिया, कितना हो गया 2 गुणा 2। तो इन दोनों में से, इन दोनों चारों में से हमने 2 ले लिए बस। इसके बाद जो बच गया उनको लेने, तो बच कौन गया, 2 2 2, इनको भी लिखना है हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 और बच गए थे, 3 और बचा हुआ है तो 3 को लिख लेंगे, और नीचे 101 बचा है तो 101 को भी लिख देंगे। अब इन सब का हम गुणा कर देंगे, वो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए गुणा करते हैं, 101 का 3 में करेंगे तो 303 हो गया। 303 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
606 हो जाएगा। 303 का डबल करेंगे 606, 606 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1212। 1212 को हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1212, 1212। ठीक है, और इसके बाद हम गुणा कर लेते हैं। अब इसमें जो संख्या बची है उसका गुणा कर लेते हैं सीधा। कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा कर देंगे इसमें सीधा। कितना आएगा, 8 दूनी 16 की 6, 8 एकम 8 और एक 9 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हासिल 6, 8 एकम 8, 96, 96। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना हो गया, 96, 96। ये हमारा रबकार है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इसको करना है। अब आपको इस तरह से बहुत सारे आपके दिए हुए हैं सवाल, जैसे आपको देखो प्रश्नावली 1.1 का ही सवाल दिया है कि जो निम्नलिखित संख्या हैं उन सबको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो आपका देखो 140 है, सिंपल है, आप इसके गुणनखंड कर लोगे, फिर 140 बराबर आप लिख दोगे कि जो भी इसका आएगा 2 गुणा 2 जितने भी आ रहे हैं। देखो एक मैं करके आपको बता देता हूँ, देखिए चेक कर लेते हैं कितना होगा। इसको 2 से विभाजित करेंगे, कितना आ गया 70, फिर 2 से विभाजित किया, कितना हो गया ये 35। 35 5 से विभाजित होगा 7 बार, और 7 7 से 1 बार। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये होगा, ये इनका गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। इसी तरह से हम 156 को भी व्यक्त कर देंगे। 156 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 2 से काटेंगे 2 7 14, 1 बचा 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, अब 39 3 से विभाजित होगा 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही विभाजित होगी। तो 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसी तरह से आपको 3825, 5005, 7429 को ऐसे ही आपको व्यक्त करना है गुणनफल के रूप में। देखिए एक चीज़ और है, जैसे हमने आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या है हमें उसको इस तरह से चेक करना है कि 2 से नहीं होगी तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से और 23 से। क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो हम अभाज्य संख्याओं से ही चेक करेंगे उसको। तो आपको ऐसे चेक करते जाना है, क्योंकि जैसे जो बड़ी संख्या आती है ना 3825, इसमें हो सकता है बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या आ जाए, आपको समझ में नहीं आए कि ये विभाजित किससे होगी। फिलहाल तो अभी इसके लास्ट में 5 है तो एक बार तो 5 से विभाजित होगी होगी ये। देखो इसको हम करके देखते हैं। 3825, 3825 क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है पहले का। सबसे पहले हम इसको 5 से विभाजित 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित है क्या ये, 8 2 10, 10 और 5 15, 3 18, हाँ 3 से भी ये विभाजित है। तो हम 3 से पहले इसको विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 12, 22 हो गए, 30 21, 3 5 15। अब फिर चेक करते हैं कि या हाथ दोनों 5 और 1 6, अभी भी ये 3 से विभाजित है। तो 3 से काटेंगे कितना होगा, 4 तिया 12 और 3 से काटें 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना बचा 425। अब ये 3 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित होगी, फिर 5 से काट देते हैं, 8 5 40, 25 पचम 25। 5 से एक बार फिर विभाजित है, कितने आएंगे 17। अब 17 अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से ही विभाजित होगी। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम 3825 को इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं इसको। तो धीरे धीरे आपको इसी तरह से
सॉल्व करते जाना है सवालों को। ठीक है, आगे चल के आप 5005 का करना है, फिर 7429 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कर लोगे या करवा दें इसको? करवा देते हैं, चलो ठीक है। एक देखो कितना था आपका, 5005। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका 5005। ठीक है, देखो 5 और 5 10, 10 3 से कटते नहीं है, तो ये संख्या सीधी 5 से विभाजित है, तो आप एक बार इसको 5 से विभाजित करिए। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, कितने आ गए ये 5005। अब आपको मिल गया 1001 लिखा हुआ। कितना लिखा है? 1001। अब ये संख्या हमें किस किस से विभाजित, 5 के बाद संख्या 7 आती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7। तो हम इसको 7 से चेक करके देखते हैं। 7 से हम अगर इसको करेंगे तो 7 एकम 7, 3 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 21। बिल्कुल ये 7 से विभाजित है, तो 7 से करते हैं। कितना हो गया? 7 एकम 7। 10 थे, 7 हैं तो 3 बच गए, आगे बढ़ जाएंगे तो 30 हो गए, 7 चौको 28, 2 बचे हैं, 21 हो गए, 7 3 21। कितना लिखा है? 143। अब फिर एक बार 7 से अगर हम चेक करेंगे, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है। 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है हमारी? 11। तो हम चेक करते हैं क्या ये 11 से विभाजित है? 11 एकम 11, 3 बचे 33, 11 थी, हाँ बिल्कुल। तो 3 से 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11, 14 में से 11 गए, कितने? 3 बचेंगे, 3 बचे हैं तो 33 हो गए, 11 3 33। अब ये 13 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से ही विभाजित होगी। तो 5005 को हम किस तरह से गुणनखंडित करेंगे? इसको 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। देखो अगले सवाल पे हम चलते हैं। इसके बाद जो आपका जो सवाल बचा हुआ है फिफ्थ वाला, ये आप लोग सॉल्व करना है। इसको देखना कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखो अगला आपको सवाल दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, निम्नलिखित युग्मों के हमें क्या निकालने हैं? HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और इनकी हमें जांच करनी है कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता। चेक कर लेते हैं इनको। देखो कितना दिया हुआ है आपका? 26 और 91 दिया है। 26 और 91। पहले हम इनके LCM और HCF निकालेंगे, उसके बाद गुणनफल के बाद चेक करेंगे इसको। देखिए 2 से इसको विभाजित किया, कितना आ गया? 13। 13 अभाज्य संख्या है तो स्वयं से ही विभाजित होगी। तो 26 के गुणनखंड कितने हो गए? 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। कितने हो गए? 2 गुणा 13। अब 91 के कर लेते हैं। 13 से विभाजित, 7 से विभाजित होगी। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करके देखो, कितना है आपका? 91। 7 से करेंगे 13 बार, 13 7 91 होता है, फिर 13 से विभाजित होगी एक बार। तो 91 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए आपके? 7 और 13। 7 और 13। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF में हम पिछली 2-3 सवालों में एक सीखा है हमने कि जो कॉमन होगा केवल हमें उसी को लिखना है। तो केवल यहाँ पर हमें एक ही जोड़ा बन रहा है, किसका? 13 का। तो HCF कितना हो गया हमारा? 13। HCF कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, देखो इसके बाद हमें क्या करना, निकालना है LCM। इसके बाद हमें निकालना है LCM। तो LCM में हमें क्या करना है कि जो कॉमन है उसको तो हमें लेना ही है। इसके बाद जो बच जाते हैं, 2 और 7 बच गए, उनको भी लेना है। 2 और 7 हमने इनको भी ले लिया। देखो अब गुणा कर देते हैं इनका, कितना होगा? यहाँ से हम इसको करेंगे 13 दूनी 26 गुणा 7। 26 गुणा 7, तो 26 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना आएगा? 7 का गुणा करो, 7 छिंग 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18।
तो एलसीएम कितना आ गया 182, हमारा एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ कितना आया था हमारा 13 आ गया। अब चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि संख्याओं का गुणनफल क्या एलसीएम उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है क्या। तो हम चेक कर लेते हैं। अभी देखो गुणनफल क्या आएगा इनका, हम निकाल लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, संख्या क्या क्या है हमारी 26 और 91, गुणा कर लेते हैं। 26 गुणा 91 है, सॉरी 91 बराबर, देखो ये चीज़ फिक्स है कि इन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप किसी एक का गुणा कर लीजिए, उसके बराबर में रख देना उसको। किस किस के बराबर में रखना है, यहाँ से हमें 13 गुणा 182, 13 है और 182, पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 26 का और 91 का। तो यहाँ साइड में रफ्कार करेंगे हम, 26 गुणा 91, सबसे पहले 1 से करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब 9 से गुणा करिए, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, कितना हो गया ये 6, 4 और 2 6, 3 और 2, 2366 आ गया इनका गुणनफल। कितना आ गया 2366। अब हमें क्या करना है, इनका निकालना है 13 और 182। तो 13 और 182 का जब हम गुणनफल करेंगे तो सेम यही लिख दो आप, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही आएंगे। अगर आपके नहीं आते हैं तो आपने गुणा में कुछ गलती की है, लेकिन और वरना ये कैसे आएंगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ रख दिया हमने कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे कि अतः संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। यहाँ लिख देंगे हम साइड में। ये जो रफ कार था अब इसको मिटा देंगे, यहाँ लिख देते हैं हम साइड में कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये जांच होगा, सिद्ध होगा, ये जांच करनी थी। तो हमने जांच में क्या पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये इनका प्रूव है, ठीक है। अब आगे की क्लास हम कल करेंगे, अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।